नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव मिश्रा। आप सभी के बीच आज मैं बात करने आया हूं संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु हथियारों के विषय में। आप सभी जरूर सुने और जानें। संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियार बनाने वाला पहला देश था पूरी दुनिया में, और दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के साथ युद्ध में उनका उपयोग करने वाला एकमात्र देश है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के साथ युद्ध में उनका उपयोग करने वाला एकमात्र देश है, परमाणु बम का उपयोग करने वाला। शीत युद्ध से पहले और उसके दौरान इसने 1054 परमाणु परीक्षण किए और कई लंबी दूरी की परमाणु हथियार वितरण प्रणालियों का परीक्षण किया। साथियों, परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ की तिथि जो है 21 अक्टूबर 1939 से शुरुआत हुई। पहला परमाणु हथियार परीक्षण 16 जुलाई 1945 को हुआ। पहला न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण 1 नवंबर 1952 को हुआ। आखिरी परमाणु परीक्षण 23 सितंबर 1992 को हुआ। सबसे बड़ी उपज परीक्षण 15 माउंट 63 पीजे 11 मार्च 1954 को हुआ। कुल परीक्षण 1054 विस्फोट हुआ। चरम भंडार 3708 2023 तक 3708 परमाणु चरम भंडार में है। इसके अधिकतर जो मिसाइल की रेंज है इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु के, वो ICBM 15,000 किलोमीटर महज 9321 मील की दूरी तक 15,000 किलोमीटर तक ये रेंज तक जा सकते हैं। ये SLBM 12,000 किलोमीटर तक जाएगा, 7,456 मील तक। साथियों, NPT पार्टी 1968 में 1940 और 1996 के बीच अमेरिका संघीय सरकार ने परमाणु हथियारों पर कम से कम 10.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जिसमें प्लेटफॉर्म विकास, विमान, रॉकेट और सुविधाएं, कमांड और नियंत्रण, रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रशासनिक लागत शामिल है। ऐसा अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 के बाद से 70,000 से अधिक परमाणु हथियारों का उत्पादन किया है, जो अन्य सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों की तुलना में अधिक है। नवंबर 7, 1962 तक अमेरिका के अधिकांश परमाणु परीक्षण जमीन से ऊपर थे। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की स्वीकृति के बाद परमाणु विस्फोट के फैलाव को रोकने के लिए सभी परीक्षणों को भूमिगत कर दिया गया था। 1998 तक अमेरिका परमाणु परीक्षण के जोखिम के मुआवजे के रूप में मार्शल आइलैंड्स को कम से कम 759 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था। 9 मार्च 10 मार्च 2021 तक अमेरिकी परमाणु हथियार कार्यक्रम में परिणाम स्वरूप परमाणु खतरों के संपर्क में आने वाले अमेरिकी नागरिकों को 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका था। 2019 में अमेरिका और रूस के पास तुलनात्मक संख्या में परमाणु हथियार थे। कुल मिलाकर इन दोनों देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियारों का भंडार है। दुनिया के 90% से अधिक। 12/13/2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 3750 सक्रिय और निष्क्रिय परमाणु हथियारों का भंडार था और लगभग 2000 हथियार सेवानिवृत्त हो गए थे और नष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 14 अमेरिका ने अपने मार्च 2019 के न्यू स्टार्ट घोषणा में कहा कि भंडारित हथियारों में से 1365 को 656 ICBM, SLBM
और रणनीतिक बमवर्षकों पर तैनात किया गया था। 2021 से 2030 की अवधि के दौरान अमेरिकी परमाणु बलों को बनाए रखने की अनुमति लागत लगभग $60 बिलियन प्रति वर्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार 1939 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के आदेश के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हथियार विकसित करना शुरू किया था। इस डर से प्रेरित होकर कि वे ऐसे हथियार विकसित करने के लिए नाजी जर्मनी के साथ दौड़ में लगे हुए थे, राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के निर्देशन में धीमी शुरुआत के बाद ब्रिटिश वैज्ञानिकों और अमेरिका प्रशासकों के आग्रह पर कार्यक्रम को वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यालय के अधीन कर दिया गया था और 1942 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य में अमेरिका के तत्वावधान में स्थानांतरित कर दिया गया। स्टेट्स आर्मी और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाने लगा, जो एक अमेरिका, ब्रिटिश और कनाडाई संयुक्त उद्यम है। जनरल लेस्ली ग्रोटस के निर्देशन में बम बनाने से संबंधित घटकों के अनुसंधान के उत्पादन और परीक्षण के लिए 30 से अधिक विभिन्न साइटों का निर्माण किया गया था। इनमें भौतिक विज्ञान रॉबर्ट ओपेनहाइमर के निर्देशन में लॉस अलामोस न्यू मैक्सिको में लॉस अलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला, वाशिंगटन में, टेनेसी में Y-12 राष्ट्रीय सुरक्षा परिसर शामिल है। प्रारंभिक परमाणु रिएक्टरों में प्लूटोनियम के प्रजनन और यूरेनियम 235 के उत्पादन के लिए विद्युत चुंबकीय और गैसीय प्रसर संवर्धन प्रक्रियाओं में भारी निवेश करके संयुक्त राज्य अमेरिका 1945 के मध्य तक 3 उपयोगी हथियार विकसित करने में सक्षम था। ट्रिनिटी परीक्षण एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिजाइन हथियार था, जिसका परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया था, जिसकी क्षमता लगभग 20 किलोटन थी। 1 नवंबर को जापानी घरेलू द्वीपों पर योजनाबद्ध आक्रमण शक होने और जापान के आत्मसमर्पण न करने के कारण राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने जापान पर परमाणु हमले का आदेश दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर लगभग 15 किलोटन TNT की ऊर्जा के साथ एक यूरेनियम गन डिजाइन बम लिटिल बॉय का विस्फोट किया, जिसमें लगभग 70,000 लोग मारे गए। उनमें से 20,000 जापानी लड़ाके और 20,000 कोरियाई दास मजदूर थे और लगभग 50,000 इमारतों को नष्ट कर दिया। द्वितीय जनरल सेना और 5वें डिवीजन मुख्यालय सहित 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने प्लूटोनियम विस्फोट डिजाइन बम फैट मैन का उपयोग करके नागासाकी पर हमला किया, जिसमें लगभग 20 किलोटन TNT के बराबर विस्फोट हुआ, जिससे शहर का 60% नष्ट हो गया और लगभग 35,000 लोग मारे गए। उनमें से 23,200 कोरियाई दास मजदूर और 150 जापानी लड़ाके। 1 जनवरी 1947 को 1946 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम मैक-मोहन अधिनियम के रूप में जाना जाता है प्रभावी हुआ और मैनहट्टन परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग AEC को सौंप दिया गया। 15 अगस्त 1947 को मैनहट्टन परियोजना को समाप्त कर दिया गया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी परमाणु भंडार छोटा था और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद धीरे धीरे बढ़ता गया और उस भंडार का आकार एक गुप्त रहस्य था। हालांकि ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को भंडार के आकार को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इनमें से कुछ मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय थे और शीत युद्ध के बढ़ते तनाव पर केंद्रित थे।
जिसमें चीन की हानि, सोवियत संघ का परमाणु शक्ति बनना और कोरियाई युद्ध की शुरुआत शामिल थी। और कुछ ताकतें घरेलू थीं। ट्रूमैन प्रशासन और आइजनहावर प्रशासन दोनों सैन्य खर्च पर लगाम लगाना चाहते थे और वजह घाटे और मुद्रा स्फीति से बचना चाहते थे। यह धारणा थी कि परमाणु हथियार अधिक पैसा वसूल करते हैं और इस प्रकार सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा खतरे का जवाब देने का यह सबसे किफ़ायती तरीका था। परिणाम स्वरूप 1950 की शुरुआत में एईसी ने अपनी उत्पादन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार शुरू किया। एक ऐसा प्रयास जो अंततः युद्ध काल के बाहर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी सरकारी निर्माण परियोजनाओं से एक होगा और इस उत्पादन में जल्द ही कहीं अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम शामिल होगा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1949-50 के दौरान एक गहन बहस के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया था। साथ ही युद्ध क्षेत्र में उपयोग के लिए बहुत छोटे सामरिक परमाणु हथियार भी। 1990 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने 65 से अधिक विभिन्न किस्मों में 70,000 से अधिक परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, जिनकी उपज लगभग 0.01 किलोटन जैसे मैन पोर्टेबल डेवी क्रॉकेट रोल से लेकर 25 मेगाटन B-41 बम तक थी। 1940 और 1996 के बीच अमेरिका ने परमाणु हथियारों के विकास पर कम से कम $10.9 ट्रिलियन खर्च किए। आधे से अधिक हथियार के लिए वितरण तंत्र के निर्माण पर खर्च किया गया था। वर्तमान समय में परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण निवारण पर $681 बिलियन खर्च किए गए हों। रिचलैंड वाशिंगटन पहला शहर था जिसे अमेरिकी परमाणु हथियार शस्त्रागार को शक्ति प्रदान करने के लिए पास के हनफोर्ड परमाणु स्थल पर प्लूटोनियम का उत्पादन किया। पूरे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर ने युद्ध की स्थिति में पूर्ण परमाणु हमले की धमकी दी, चाहे वह पारंपरिक या परमाणु टकराव हो। अमेरिकी परमाणु सिद्धांत ने पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश एमएडी का आह्वान किया उन्होंने, जिसमें सोवियत संघ और उनके सहयोगियों के राजनीतिक लक्ष्यों और प्रमुख आबादी केंद्रों के खिलाफ बड़े पैमाने पर परमाणु हमले शामिल था। शब्द परस्पर सुनिश्चित विनाश 1962 में अमेरिकी रणनीतिकार डोनाल्ड ब्रेनन द्वारा गढ़ा गया था। एमएडी को 3 अलग अलग प्रकार के हथियार प्लेटफॉर्मों पर एक साथ परमाणु हथियार तैनात करने लागू किया गया था। शीत युद्ध के बाद 1989 में शीत युद्ध की समाप्ति और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम में भारी कटौती की गई है। राष्ट्रपति क्लिंटन के तहत परमाणु परीक्षण अपने कार्यक्रम को रोकना, नए परमाणु हथियारों का उत्पादन बंद करना और 1990 के दशक के मध्य तक अपने भंडार को आधा कर देना। कई पूर्व परमाणु सुविधाएं बंद कर दी गईं और उनकी साइटें व्यापक पर्यावरणीय सुधार का लक्ष्य बन गईं। पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण का उपयोग किए बिना पुराने हथियारों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हुए प्रयासों को हथियारों के उत्पादन से भंडार प्रबंधन तक पूर्ण निर्देशित किया गया। बढ़ी हुई फंडिंग को परमाणु प्रसार विरोधी कार्यक्रमों के लिए निर्देशित किया गया था, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ के राज्यों को उनके पूर्व परमाणु स्थलों को खत्म करने में मदद करना और रूस को उनके विरासत में मिले परमाणु भंडार को सुरक्षित करने उनके प्रयासों में सहायता करना। फरवरी 2006 तक अमेरिकी परमाणु हथियार कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप परमाणु खतरों के संपर्क में आने वाले अमेरिकी नागरिकों को विकिरण
एक्सपोजर मुआवजा अधिनियम 1990 के तहत 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया गया था और 1998 तक मार्शल आइलैंडर्स को कम से कम 759 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था। अमेरिकी परमाणु परीक्षण के कारण जापान के नागरिकों और खाद्य आपूर्ति को परमाणु क्षति का सामना करने के बाद जापानी सरकार को 15 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया गया था। 1998 में देश ने अपने परमाणु हथियार और हथियार संबंधी कार्यों पर अनुमानित 35.1 अरब डॉलर खर्च किए। 2013 की पुस्तक प्लूटोपिया परमाणु परिवार, परमाणु शहर और महान सोवियत और अमेरिकी प्लूटोनियम आपदाएं, ऑक्सफोर्ड में केट ब्राउन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य और धीमी गति वाली आपदाओं की पड़ताल करती है जो अभी भी पर्यावरण के लिए खतरा है। जहां पौधे स्थित हैं, ब्राउन के अनुसार हैनफोर्ड के पौधों ने 4 दशकों की अवधि में आसपास के वातावरणों में लाखों क्यूरी रेडियोधर्मी आइसोटोप जारी किए। ब्राउन का कहना है कि हैनफोर्ड में वर्षों से इस रेडियोधर्मी प्रदूषण का अधिकांश हिस्सा सामान्य संचालन का हिस्सा था, लेकिन अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हुई और संयंत्र प्रबंधन ने इसे गुप्त रखा क्योंकि प्रदूषण बेरोक टोक जारी रहा। आज भी चूंकि प्रदूषण से स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा बना हुआ है, सरकार जनता से इससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी रखती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपतित्व के दौरान और विशेष रूप से 2001 के सितंबर 11 के आतंकी हमलों के बाद प्रमुख समाचार स्रोतों में अफवाह फैल गई कि अमेरिका नए परमाणु हथियार बंकर विस्फोट परिवार डिजाइन करने और परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा था। भंडार प्रबंधन रिपब्लिकन ने तर्क दिया कि छोटे परमाणु हथियार का उपयोग बड़े परमाणु हथियारों की तुलना में अधिक होने की संभावना है और इस प्रकार के छोटे परमाणु हथियार अधिक विश्वसनीय खतरा पैदा करते हैं जिनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ निवारक प्रभाव अधिक होता है। डेमोक्रेट ने प्रतिवाद किया कि हथियारों की अनुमति देने से अधिक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। 2023 में सीनेट शस्त्र सेवा समिति ने छोटे परमाणु हथियारों के विकास पर 1993 के स्प्रैंट फर्स्ट प्रतिबंध को रद्द करने के लिए मतदान किया गया। यह परिवर्तन 2006 वित्तीय वर्ष रक्षा प्राधिकरण का हिस्सा था। बुश प्रशासन इसे निरस्त करना चाहता था ताकि वे उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए हथियार विकसित कर सके। कम उपज वाले हथियार जिनकी ताकत 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बम की 1/3 थी को विकसित करने की अनुमति दी गई थी। बुश प्रशासन एक निर्देशित कम क्षमता वाले परमाणु हथियार विकसित करने के अपने लक्ष्य में असफल रहा। हालांकि 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी 6112 के लिए वित्त पोषण और विकास शुरू किया, जो एक स्मार्ट निर्देशित कम क्षमता वाले परमाणु बम विकसित किया गया था। B61 गुंगा बम से बाहर 2004 में अमेरिकी सरकार के बयानों से संकेत मिलता है कि उन्होंने 2012 तक शस्त्रागार को घटाकर लगभग 5500 कुल हथियार करने की योजना बनाई है। उस कमी का अधिकांश हिस्सा जनवरी 2008 तक पहले ही पूरा कर लिया गया था। संयुक्त परमाणु संचालन के लिए पेंटागन के जून 2019 सिद्धांत के अनुसार किसी भी मिशन या ऑपरेशन की सफलता के लिए पारंपरिक और विशेष संचालन वालों के साथ परमाणु हथियार के रोजगार का एकीकरण आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।